तो जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र तो कंप्लीट हो चुका है, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र, ये 2 टॉपिक हो चुके हैं आपके कंप्लीट, इनको याद रखना भाई, ठीक है। उसके बाद में वनपाल की भर्ती परीक्षा में एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है अपशिष्ट प्रबंधन, ये वनपाल वाली एग्जाम में, बाकी और परीक्षा में नहीं आता, लेकिन कभी कभार इकोलॉजी से या पर्यावरण से वहां पूछ लिया जाता है, ठीक है। अपशिष्ट प्रबंधन छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं इसको एक बार। अच्छा, उससे पहले एक सूचना है आप सभी के लिए, बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है, ध्यान से सुनना। इम्पैक्ट आरएस, ये हमारी अपनी ही कोचिंग है इम्पैक्ट आरएस नाम से, और ये सिर्फ आरएस को समर्पित एक संस्थान है, ठीक है। तो आप में से जो भी साथी आरएस की तैयारी करना चाह रहे हैं, ऑफलाइन मोड में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे कि आपको पता है कि 29 नवंबर को आरएस की डेट अनाउंस हो चुकी है, तो आप में से जो भी साथी भाई 29 नवंबर को डेट अनाउंस हो चुकी है, तो चाहे आप प्री की टेस्ट सीरीज की बात करें, प्री की टेस्ट सीरीज, या साथ में आप मेंस के लिए भी आप टेस्ट लिखना चाहते हैं, प्री और मेंस दोनों मोड में यदि आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नंबर नीचे लिखे गए, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और 1 जून से अभी हाल ही में आपका बैच स्टार्ट हुआ है, 1 जून से, तो जो आपकी टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है उसमें हिंदी और इंग्लिश की डेली आंसर राइटिंग करवाई जाती है। और अभी यदि आप टेलीग्राम पर इम्पैक्ट आरएस ज्वाइन करते हो तो वहां आपके समझ में आएगा कि टेलीग्राम पर 1 तारीख से आपके इथिक्स का शेड्यूल डाल दिया गया है, लगातार 7 तारीख तक वो टेस्ट चलेंगे। तो मेंस के टेस्ट, प्री के टेस्ट, मेंस में आपका 4th पेपर जो है आपका हिंदी व इंग्लिश का, ये साथ ही चल रहा है, तो ठीक है। तो ये सारी बातें आप इन नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और ये हमारे कुछ टॉपर्स हैं जिन्होंने हमारे यहाँ पे प्रोग्राम में हिस्सा लिया, मेंटरशिप प्रोग्राम में भाग लिया और सेलेक्ट होते हैं। आपके 41वीं रैंक है प्रशस्ति सिंह की, मेंटरशिप प्रोग्राम में हमारे शामिल थी। 59th रैंक है पारुल चौधरी, ठीक है। 147 है आपके हरीश कुमार यादव। तो ये सारे टॉपर्स है, तो यहाँ याद रखना इनका भी आपको समय समय पर मार्गदर्शन मिलता रहेगा। अभी हाल ही में आपके 2 दिन पहले संडे को एक सेमिनार आयोजित किया गया था, जिसमें इनके साथ में जो भी ऑफलाइन बच्चे आते हैं उनसे आपके बातचीत की गई थी, मार्गदर्शन दिया गया था किस तरह कहाँ से आप चीजों को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हैं आरएस के बैच के लिए, और यहाँ पे प्री और मेंस दोनों एक साथ हम पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग आइए और कॉन्टैक्ट कीजिए भैया, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे आइए, अपशिष्ट का वर्गीकरण, किसकी बात चल रही है? अपशिष्ट का वर्गीकरण। जैव निम्नीकरण, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राकृतिक रूप से अपघटित हो सके। जैव निम्नीकरण क्या होता है, अपन पढ़ रहे हैं क्या, अब जो आपके प्रदूषक होते हैं, क्या वापस देख लीजिए, जो आपका छोटा सा टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, अपशिष्ट प्रबंधन। तो अपशिष्ट बढ़ेगा कब भाई? यदि आपने कागज को आप जला सकते हो, तो कागज एक ऐसा नहीं है कि उसका अपघटन संभव नहीं होता, ठीक है। तो अपशिष्ट का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। एक तो होता है जैव निम्नीकरण अपशिष्ट, अजैव निम्नीकरण और खतरनाक अपशिष्ट। अपशिष्ट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से अपशिष्ट होते हैं भाई? जैव निम्नीकरण अपशिष्ट। अब आपसे प्रश्न क्या आएगा भाई? आप सोचोगे यार ये तो चल ठीक है, प्रदूषण के प्रकार या फिर आपके जो अपशिष्ट होते हैं उनके प्रकार हमने देख लिए, लेकिन ये बताओ कि प्रश्न कैसा आएगा, हमें किस तरह पढ़ना है, क्या तैयारी करनी है कि प्रश्न ऐसा आएगा, ठीक है। तो आपसे प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ, बड़ा शानदार प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अजैव निम्नीकरण श्रेणी के अंतर्गत आता है? बस सीधी सी बात है। आगे और देखेंगे, अलग अलग तरीके के प्रश्न बनेंगे, पर इस स्लाइड से प्रश्न आता है कि निम्न में से जैव निम्नीकरण का उदाहरण है, निम्नलिखित में से अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, इस तरह का आपके प्रश्न आता है, ठीक है। यदि आप पीवाईक्यू उठा के देखते हो तो आपके समझ में आ जाएगा। अब जैव निम्नीकरण की बात करें तो जैव निम्नीकरण कौन से पदार्थ होते हैं जो जैव निम्नीकरण की श्रेणी में आते हैं, है ना? तो जो सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राकृतिक रूप से अपघटित हो सके, जैसे खाना, भोजन जो है आपने खाया, नहीं खाया, झूठा छोड़ दिया, जमीन में पटक दिया, उस भोजन को जो सूक्ष्म जीव है अपघटित कर देते हैं, वो वहां से समाप्त हो जाता है, उसको वो खाद्य में बदल देते हैं, ठीक है। वो होता है जैव निम्नीकरण, मतलब उसका अस्तित्व समाप्त हो जाए, वो तो होता है जैव निम्नीकरण, ठीक है। मतलब सूक्ष्म जीवों द्वारा उसको समाप्त कर दिया जाए पूर्णतः, है ना, वो होते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ। जैसे बचा हुआ भोजन, कागज, सूती कपड़े भी गल जाते हैं, है ना। सूती कपड़ों का भी आपके जो जैव है अपघटन है, उनका अपघटन संभव होता है, ठीक है। उसके बाद में अब आपसे प्रश्न क्या आएगा? निम्नलिखित में से जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, तो भोजन तो आपके समझ में आ गया, कागज भी आपको याद रखना है। यदि आप कागज को जलाते हो तो सीधा राख बन जाती है, कुछ भी नहीं बचता शेष, है ना। तो जैसे सूती कपड़े, इनको भी आप समाप्त कर देते हो, ये भी आपके डिग्रेडेबल होते हैं, तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। अब है अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। अब अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन से होंगे?
जो प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होते और पर्यावरण में बने रहते हैं, जैसे प्लास्टिक, कांच और धातु। ये कौन से पदार्थ है? अजैव निम्नीकरण, अजैव निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण मतलब जो समाप्त हो सकते हैं, अजैव निम्नीकरण मतलब जो प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होते, पर्यावरण में बने रहते हैं, जैसे प्लास्टिक, कांच और धातु। उसके बाद में है खतरनाक अपशिष्ट। तीसरी श्रेणी है अपशिष्ट की, खतरनाक अपशिष्ट। विषाक्त, ज्वलनशील, संक्षारक या अत्यधिक संक्रामक पदार्थ जैसे औद्योगिक रसायन, चिकित्सा अपशिष्ट या बैटरी। इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं, बैटरी, चिकित्सा अपसाद अपशिष्ट हुए, आपके औद्योगिक रसायन हुए, ये आते हैं खतरनाक अपशिष्ट की श्रेणी में। भाई अजैव निम्नीकरण होता है जो खत्म नहीं होते लेकिन पर्यावरण में हमेशा मौजूद होते हैं, वातावरण में। लेकिन खतरनाक अपशिष्ट वो होते हैं जो ज्वलनशील होते हैं, विषाक्त होते हैं और वो पर्यावरण में मौजूद तो होते हैं लेकिन साथ में वो जहरीली केमिकल रसायनों का स्राव करते हैं और आपके लिए हमेशा हानिकारक या हमेशा जहरीले वो बने रहते हैं, वो होते हैं आपके खतरनाक अपशिष्ट। तो 3 प्रकार के अपशिष्ट होते हैं। अब बात करते हैं एक बार इनके जैव निम्नीकरण क्या होते हैं और अजैव निम्नीकरण क्या होता है, इनका तुलनात्मक अध्ययन अपन करें एक बार। कौन सा तुलनात्मक अध्ययन? अजैव निम्नीकरण और जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण, इनके बारे में बात करते हैं। अब गठन की प्रक्रिया, तो अजैव जो जैव निम्नीकरण है, मैंने कहा जो समाप्त हो जाते हैं, जैसे भोजन, जैव निम्नीकरण में आता है भोजन, कागज, ये आपके वातावरण से समाप्त हो जाते हैं। तो अपघटन होता है सूक्ष्म जीवों द्वारा, इनका तीव्र अपघटन होता है। लेकिन जो अजैव निम्नीकरण है ये नगण्य अत्यधिक धीमी प्रक्रिया से सैकड़ों वर्षों बाद में समाप्त होते हैं, या तो समाप्त नहीं होते, होते हुए तो बहुत ज्यादा वर्ष लग जाती है, सैकड़ों वर्ष इनको हो जाते हैं, तब जाके समाप्त होते हैं। और इनका जो अपघटन की प्रक्रिया है वो नगण्य होती है। उत्पत्ति के स्रोत की बात करें, जैव निम्नीकरण पदार्थ जो होते हैं मुख्यतः पौधे, कृषि या जीवित तंतु होते हैं, जीवित जंतु होते हैं। लेकिन अजैव निम्नीकरण पदार्थ जो होते हैं मानव निर्मित होते हैं, जैसे प्लास्टिक आपने बना दी, औद्योगिक होते हैं, सिंथेटिक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं, इसलिए समाप्त नहीं होते। पर्यावरण पर प्रभाव की बात करें तो जो जैव निम्नीकरण होते हैं ये उचित प्रबंधन से जैविक खाद में रूपांतरण हो जाते हैं। जैसे आपने भोजन देखा, बचा हुआ कचरा देखा, खेत का कचरा, जो पेड़ पौधों से बनता है कचरा, वो आपके खाद में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए ये पर्यावरण के लिए नुकसानकारी नहीं होता। लेकिन जो अजैव कारक है, अजैव घटक है, ये मृदा, जल या वायु प्रदूषण का मुख्य कारक बनते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं। उसके बाद में है उदाहरण की बात करें तो जैव निम्नीकरण में आते हैं सब्जियों के छिलके, पत्तियां, लकड़ी, जूट, कागज। लेकिन अजैव निम्नीकरण में आते हैं पॉलीथीन बैग, नायलॉन, सिंथेटिक रबर, भारी धातु। ये सारे उदाहरण आपको याद रखने हैं। अजैव निम्नीकरण के और जैव निम्नीकरण के जो उदाहरण हैं इनको आपको याद रखने हैं। अजैव मतलब जो आपको नुकसान पहुंचाएगा, बस इतनी सी बात याद रखना। ये आपको नुकसान पहुंचाते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं और समाप्त नहीं होते, यह इनका अपघटन नहीं होता। उनके विपरीत होते हैं जैव निम्नीकरण। आगे आ जाइए। अब अपशिष्ट प्रबंधन के क्या है? अपशिष्ट प्रबंधन के 5R सिद्धांत है ना, ये आपके लेवल पे परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी आप देख लीजिए यदि स्टेटमेंट में आ जाए तो, है ना। तो 5R सिद्धांत क्या है भाई? रिफ्यूज है, मना कर दीजिए। अनावश्यक एवं पर्यावरण के अनुकूल न होने वाली वस्तुओं को न कहे, भाई हमें ये चीज नहीं चाहिए। जैसे आप दुकान पर सामान लेने गए, दुकान वाले ने आपको पॉलिथीन में सामान दिया, आप बोल दीजिए भाई मुझे पॉलिथीन में ना दो, आप किसी कागज के थैले में या फिर किसी और चीज में मुझे सामान दीजिए, ठीक है। रिड्यूज, कम कर दीजिए। अब आपकी मजबूरी बन गई है कि भाई मुझे तो लेना ही पड़ेगा, तो आप बोल दीजिए भाई इतनी बड़ी थैली मत दीजिए, फिर एक ही थैली दे दीजिए, बाकी सब चीजों को हटा दीजिए। तो इस तरह का जो आपके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हैं उनका आप कम यूज करो या तो मना कर दो, और मजबूरी है तो कम यूज करो। और पुनः उपयोग, है ना, एक थैली है उसको फेंको नहीं, बार बार उसी से सामान लेकर आ जाओ, ताकि एक चीज को बहुत ज्यादा बार उपयोग कर सकते हो, ठीक है। तो रीयूज हो जाएगा आपके, रिफ्यूज हो जाएगा, रिड्यूज हो जाएगा, रीयूज, है ना। उसके बाद में है रिपर्पज, मतलब नया उद्देश्य देना। किसी वस्तु का मुख्य कार्य समाप्त होने के बाद में उसका वापस से दूसरे उपयोग में ले लेना। उसके बाद में आता है रिसाइकल, पुनर्चक्रण। तो ये 5R होते हैं। 5R सिद्धांत किसके लिए है? अपशिष्ट प्रबंधन के लिए है। तो इसमें 5R में रिफ्यूज है, रिड्यूज है, रीयूज है, रिपर्पज है और रिसाइकल है, ये आपको याद रखने हैं। अब है ई कचरा। ई कचरा क्या होता है भैया ना, ये आपको याद रखना, आजकल आ सकता है इसका प्रश्न। वैसे तो अपशिष्ट प्रबंधन से कोई ज्यादा बड़ा खास प्रश्न बनता नहीं है, जो बनता है वो अपन स्टार्टिंग में देख चुके हैं कि जैव निम्नीकरण क्या होता है, अजैव निम्नीकरण क्या होता है, वहां से प्रश्न बनेगा, ठीक है। ई कचरा क्या होता है भैया? ई वेस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। बेकार पड़े कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक उपकरण जो होते हैं ना, ये ई कचरे की श्रेणी में आते हैं। ई कचरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक कचरा, मतलब जैसे मोबाइल आपका बेकार पड़ा है ना, लैपटॉप आपका पड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक अन्य उपकरण आपके पड़े हुए हैं, कीबोर्ड पड़ा हुआ है,
इनमें लेड होता है, शीशा, मरकरी, अपने पढ़ा था शुरुआत में कि मरकरी प्रदूषण का बहुत बड़ा कारक है, तो लेड होता है, शीशा, मरकरी होती है, कैडमियम होता है। ये अत्यंत घातक विषैले तत्व होते हैं, कैडमियम, लेड, मरकरी, ये बहुत ज्यादा घातक होते हैं, आपके पदार्थ रसायन होते हैं। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर के अनुसार भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ई कचरा उत्सर्जक देश है। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर एक संस्थान है और ये डाटा जारी करता है। इसके अनुसार ये कहा गया कि दुनिया में जितना भी ई वेस्ट बनता है, ई कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा बनता है, उसका तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है भारत, है ना, ये याद रखना भाई। इसका एक नुकसान ये भी है कि ये अप्रत्यक्ष रूप से भूजल और स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करता है। अब ई कचरा प्रबंधन के नियम, कैसे ई कचरा पर प्रबंधन जो आपके नियंत्रण है वो कर सकते हैं, तो भारत सरकार ने विस्तारित उत्पादक, ये कोई काम का नहीं है, आपके फालतू की बात है भाई, है ना। ई कचरे के निस्तारण के उपाय, कचरे का निस्तारण कैसे कर सकते हैं, है ना, अब आपका सिलेबस में तो पढ़ना पड़ेगा भैया ना। तो ई कचरे का निस्तारण कैसे कर सकते हैं, क्या क्या वैज्ञानिक विधियां हैं। पहली है कंपोस्टिंग, दूसरी है सुरक्षित लैंडफिल, तीसरी है भस्मीकरण या पायरोलिसिस। पायरोलिसिस ये क्या होती है, ये 3 वैज्ञानिक विधियां हैं, इनके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कचरे से या फिर आप अपशिष्ट प्रबंधन में नियंत्रण ला सकते हैं इन 3 वैज्ञानिक विधियों द्वारा। 3 वैज्ञानिक विधियां, पहली है कंपोस्टिंग, जैविक गीले कचरे को वायु की उपस्थिति में सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित कर प्राकृतिक खाद बनाना। कैंचों की सहायता से निर्मित खाद को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। तो कंपोस्टिंग में होता है कि आपके पास जैविक कचरा है, जैविक कचरा, तो जैविक कचरे को आप खाद में या अन्य चीजों में प्रयोग कर सकते हैं, तो ये होती है कंपोस्टिंग। दूसरी है सुरक्षित लैंडफिल, ये किसके लिए काम आती है, गैर पुनश्चक्रण योग्य ठोस अपशिष्ट को शहर से दूर निचले मैदान में जाकर सुरक्षात्मक परतों के साथ दबा दो, ताकि उसे दूषित रिसाव जो होता है, जो लिचेट निकलती है, उसको रोका जा सके। दूसरा होता है सुरक्षित लैंडफॉल, ये होती है आपके अजैविक घटकों के लिए, अजैविक घटकों के लिए, अजैविक पदार्थों के लिए। जैविक पदार्थ तो आपने बोला नष्ट हो सकते हैं, उनका अपघटन कर देंगे सूक्ष्म जीव, उनसे खाद बनाई जा सकती है, लेकिन जो अजैविक पदार्थ है, अजैविक तत्व है, जो नुकसान करते हैं, जिसमें रसायन होते हैं, उनका क्या करे, तो भाई यदि वो कचरा निकल रहा है तो आप उसको शहर से बहुत दूर ले जाकर मृदा की परतों के नीचे दबा दो, ताकि जो उससे हानिकारक गैस निकलेगी, रसायन निकलेगा, वो दबा रह जाए। ये दूसरा उपयोग कर सकते हो आप, सुरक्षित लैंडफिल कर सकते हो। तीसरा है भस्मीकरण व पायरोलिसिस, ये क्या होता है, भस्मीकरण, कचरे को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अत्यधिक उच्च ताप पर दबाओ, इतना ताप पर दबाओ कि वो नष्ट हो जाए, तो वो है भस्मीकरण। दूसरी है पायरोलिसिस, ऑक्सीजन की पूर्ण अनुपस्थिति में रासायनिक तापीय अपघटन करो, तो भी आप चीजों को समाप्त कर सकते हो, पदार्थों को समाप्त कर सकते हो। तो ये 3 विधि है, आपको इसमें पायरोलिसिस याद रखना है। पायरोलिसिस में ऑक्सीजन जो है ये अनुपस्थित होती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कचरे को समाप्त किया जाता है, और भस्मीकरण में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है ना, ये दोनों बातें याद रखना। उसके बाद में है आपके भारत में ठोस अपशिष्ट की स्थिति, ये सीपीसीबी के आंकड़े हैं, और इसके आंकड़ों के अनुसार ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या है आपके, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भाई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भारत में ठोस अपशिष्ट के बारे में कुछ आंकड़े जारी किए हैं, एक बार देख लीजिए क्या है वो। भारत में पहला है कुल वार्षिक शहरी ठोस अपशिष्ट उत्पादन, कितना मिलियन टन होता है भारत में, तो याद रखना भारत में 62 मिलियन टन क्या होता है प्रति वर्ष। भारत में 62 मिलियन टन प्रति वर्ष जो शहरी ठोस अपशिष्ट है उसका उत्पादन होता है, 62 मिलियन टन प्रति वर्ष शहरी ठोस अपशिष्ट का उत्पादन होता है भारत में। उसके बाद में है औसत नगरीय अपशिष्ट संग्रहण दर, औसत नगरीय अपशिष्ट संग्रहण दर लगभग 70% एकत्रित किया जाता है आपके नगरीय अपशिष्ट। औसत शहरी जो आपके नगरीय अपशिष्ट होता है उसके संग्रहण की दर कितनी है, 70%। शहरी कचरे के संग्रहण की दर है 70%, मतलब 30% कचरा अपन इकट्ठा नहीं करते। एकत्रित कचरे का वैज्ञानिक उपचार, जो हमने कचरा इकट्ठा किया है उसका मात्र 25 से 28% कचरे को ही हम उसका उपचार करते हैं या फिर उससे समाप्त कर पाते हैं। उसके बाद में उत्पादित ठोस अपशिष्ट में जैविक या गीले कचरे का अनुपात, जो आपने कचरा बनाया है जैविक या गीला कचरा, जो उत्पादित ठोस अपशिष्ट है उसमें जैविक कचरा कितना होता है, मात्र 50%। तो ये डराने वाले आंकड़े हैं कि भारत में प्रत्येक वर्ष 62 मिलियन टन प्रति वर्ष आपके ठोस अपशिष्ट, ये किसके बारे में है, ठोस अपशिष्ट के बारे में, 62 मिलियन टन ठोस अपशिष्ट आपके पैदा किया जाता है भारत में प्रत्येक वर्ष।
औसत नगरीय अपशिष्ट संग्रहण दर, प्रत्येक वर्ष हम शहर में कितना 70% शहरी कचरे को संग्रहण करते हैं, 30% कचरा हम संग्रहण नहीं कर पाते। और एकत्रित कचरे का वैज्ञानिक उपचार 25 से 28% कचरे का ही हम वैज्ञानिक उपचार कर पाते हैं, उसे हम समाप्त कर पाते हैं बहुत सारी विधियों के द्वारा, जैसे अपन ने देखा अभी भस्मीकरण द्वारा, इस तरह की विधियों के द्वारा उसको समाप्त कर पाते हैं, बाकी कचरा समाप्त नहीं होता। अब है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में अब ये प्रश्न आ सकता है आपके, बिल्कुल आ सकता है आपके प्रश्न भैया, है ना, ये प्रश्न आ सकता है, आपको याद रखना है कि भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम कब बनाए गए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम या SWM रूल कब आए, 2016 में आए, इस बात को याद रखना। सख्त वैज्ञानिक आपके वैधानिक प्रावधान किए गए इसमें कि स्रोत पर पृथक्करण अनिवार्य है, मतलब कचरा उत्पन्न करने वाले 3 श्रेणियां होती है, गीला कचरा जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है, सूखा कचरा गैर बायोडिग्रेडेबल होता है, और घरेलू खतरनाक कचरा। इन तीनों कचरों की कैटेगरीज को अलग करना अनिवार्य है। यदि आप देखा होगा शहर में भी जो कचरे की गाड़ी आती है उसमें नीला बॉक्स अलग होता है, हरा बॉक्स अलग होता है, और हरा बॉक्स अलग होता है कि भाई सूखे कचरों को अलग डालिए, गीले कचरे को अलग डालिए। तो इस तरह कचरे को अलग करना अनिवार्य है। और ये जो रूल है, जैसा आपने देखा होगा बहुत सारे व्यावसायिक संस्थान है, वहां पे अलग अलग कलर की डस्टबिन रखी होती है। तो ये सारे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अकॉर्डिंग है भाई, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद में एक अंतिम स्लाइड है आपके चक्रीय अर्थव्यवस्था, ये पर्यावरण के बारे में ही है, जो आपके अपघटन है, प्रदूषण है, अपशिष्ट है, उसके बारे में ही है। चक्रीय अर्थव्यवस्था या सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, पारंपरिक क्या है आपके, पारंपरिक लो बनाओ फेंको, मतलब आपने बनाया और फेंक दिया, पन्नी बनाई और आपने फेंक दी, तो उस जो व्यवस्था है उसके खिलाफ ये है कि विपरीत यह मॉडल पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा कचरे को शून्य करने पर आधारित है। चक्रीय अर्थव्यवस्था का मतलब होता है, पहले एक प्रणाली चलती थी कि आपने किस चीज का उत्पादन किया, यूज किया और फेंक दिया, वापस उत्पादन किया, यूज किया और फेंक दिया। पन्नी है, आप लगातार यूज करते जा रहे हो, बनाते जा रहे हो, भाई वो तो उसका पर्यावरण में समाप्त होगी नहीं, तो आपके पर्यावरण पे खतरा बढ़ेगा, गैसें बढ़ेगी, मिथेन बढ़ेगी, CO2 बढ़ेगी, ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ेगा। तो वो सारी चीजें कब बढ़ेगी, जब आपने बहुत ज्यादा मात्रा में जैविक कचरे का इलेक्ट्रॉनिक कचरा है उसका उत्पादन किया, या फिर ऐसे अजैव घटकों का उत्पादन किया जो समाप्त नहीं हो सकता। तो वहां आपने चक्रीय अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट दिया। और चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या होती है कि भाई ऐसा करो, उत्पादन कम कर दो, प्लास्टिक का उत्पादन कम कर दो, ऐसा करो कि आप उसका बार बार यूज करो और उसको अलग मॉडल में ढाल दो, मतलब एक बार उसका प्रयोग हो गया, उसको उससे किसी और चीज का निर्माण कर दो। भाई होता है ना कि भाई बहुत सारी प्लास्टिक, उसको पिघलाकर प्लास्टिक की दूसरी संरचना बना दी आपने, तो ऐसा आप कर सकते हो। प्लास्टिक का उत्पादन मत करो, उसी से अन्य चीजें बना दो, तो वो अर्थव्यवस्था होती है चक्रीय अर्थव्यवस्था। उसके बाद में आती है अलग है लीचेट। लीचेट एक शब्द है, याद रखना, लैंडफिल में एकत्रित कचरे से रिसने वाला अत्यधिक विषैला एवं दुर्गंधयुक्त तरल जो भूजल को गंभीर रूप से प्रदूषित करता है। अभी हमने बताया कि शहर से जो कचरा निकलेगा उसको आप शहर से दूर ले जाकर गाड़ दो जमीन में, लेकिन याद रखना उस कचरे से लीचेट का उत्पादन होता है। लीचेट एक अत्यधिक विषाक्त या जहरीला रसायन होता है जो भूजल में जो जल है ना, धरती में अंदर धरातल में जो जल की मात्रा है उसको प्रदूषित करता है। उसके बाद में बायोमाइनिंग। बायोमाइनिंग क्या होती है, वर्षों पुराने लैंडफिल डंप साइट्स कचरे के पहाड़ों को सूक्ष्म जैविक उपचार द्वारा छानकर उपयोगी सामग्री से अलग करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया बायोमाइनिंग कहलाती है। अब आपने बोला कि कचरे को शहर से बाहर जाके दबा दिया, है ना, भूमि में दबा दिया कचरे को, अब बहुत साल हो गई, कचरे का पहाड़ बन गया, तो उस कचरे से आप वैज्ञानिक विधि द्वारा उससे चीजों को सूक्ष्म जीवों की प्रक्रिया द्वारा उपचार करके उस कचरे से अन्य सामग्रियों को पृथक करना, वो बायोमाइनिंग में आता है। फिर वेस्ट टू एनर्जी, ये क्या होती है, कचरे से कंचन की जो अवधारणा है, वेस्ट टू एनर्जी, कचरे से आप ऊर्जा बना दीजिए, कचरे का प्रयोग ऊर्जा बनाने में कर सकते हैं। तो कचरे के दहन या अवायवीय पाचन के बाद में तकनीक द्वारा बिजली, मिथेन गैस या बायोगैस के रूप में ऊर्जा उत्पादन करना, कचरे से आप ऊर्जा उत्पादन कर दीजिए, वेस्ट टू एनर्जी हो जाएगा। लिचेट है तो लिचेट आपके जो जैविक रसायन है, पदार्थों का रसायनों का जो विषैला केमिकल है जो कि भूमिगत जल को प्रदूषित करता है। बायोमाइनिंग है, जो पुराना कचरा है, कचरे के जो पहाड़ है उनसे माइनिंग करके आप उपयोगी चीजों को पृथक कर लीजिए। चक्रीय अर्थव्यवस्था है कि भाई आप लो बनाओ और फेंको, इस तरह मत कीजिए, चीजों को बार बार उपयोग कीजिए, उन चीजों को बनाकर उससे अलग अलग चीज बना दीजिए, प्लास्टिक का अधिक उपयोग मत कीजिए। तो ये सारी बातें हैं इसमें और सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये आपके अपशिष्ट प्रबंधन वाली क्लास खत्म हो गई, छोटा सा टॉपिक था, एक प्रश्न आएगा तो बाकी तो संभावना नहीं रहती यहाँ से, तो जैव निम्नीकरण या अजैव निम्नीकरण से ही आपका प्रश्न आ जाएगा, आने की संभावना वहीं से रहती है। बाकी आपको ये बायोमाइनिंग क्या होती है,
वेस्ट टू एनर्जी क्या होता है, लिचेट प्रक्रिया क्या होती है, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक है,